हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आईसी 38 नया सिलेबस हिंदी अध्याय 6 जिसका नाम है दावों पर कार्यवाही। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि जो चैप्टर नंबर 5 है उसके बोनस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले को जीवन बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकार या स्थगित किए जाने की संभावना है। तो देखिए नीचे दी गई हैं ऑप्शंस। इनमें से ये जानना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसे बीमाकर्ता जो है जीवन बीमाकर्ता वो या तो अस्वीकार कर देगा या फिर स्थगित कर देगा कि अभी इंश्योरेंस इनकी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शंस है स्वस्थ 18 वर्षीय व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, एड्स से पीड़ित व्यक्ति या फिर गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है। अब देखिए अगर 18 वर्ष का कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो फटाफट से जीवन बीमा कंपनी तो उसकी भाग के करेंगे इंश्योरेंस। मोटा व्यक्ति है तो उसकी भी हो जाएगी। और अगर कोई गृहिणी है जिसकी अपनी कोई आय नहीं है तो उनकी भी इंश्योरेंस आराम से हो जाती है। परंतु अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, क्योंकि देखिए असाध्य बीमारी है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन बीमा है या तो कंपनी अस्वीकार कर देगी या फिर स्थगित कर देने की संभावना रहेगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। तो हाँ जी, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है यह है दावों पर कार्यवाही। दावे यानी कि क्लेम्स, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो होंगे हानि आकलन और दावा निपटान, दावे की श्रेणियां, मध्यस्थता, अन्य विवाद समाधान तंत्र। तो ये टॉपिक्स रहेंगे जो आज हम करेंगे। और पहले तो इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है ये टॉपिक्स, और उसके बाद होंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हानि आकलन और दावा निपटान, दावा आकलन कह सकते हैं या फिर हानि आकलन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए दावा निपटान जब करना होता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो जीवन बीमा में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, ठीक है, और उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी और उस मिसहैपनिंग में दुर्घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु जब हो जाती है तो उसके परिवार वाले जो है वो दावा के लिए अप्लाई करेंगे, है ना, क्लेम के लिए। तो अब जो दावा कार्यवाही है, जो उसके अंडर ऑफिसर्स रहेंगे ना, वो क्या करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो नुकसान है वो कितना हुआ है, और जो नुकसान हुआ है वो किस कारण से हुआ है, और जो ये नुकसान आ रहे हैं, मतलब दावे जिनके लिए क्लेम किया गया है, क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि दावे पर कार्यवाही है तो अभी मैंने तो एग्जांपल आपको लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड दिया, तो इसको आप नॉन लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, और उसके क्लेम के लिए अप्लाई किया जाता है, तो फिर जो सर्वेयर है वो ये चेक करेगा कि जिन जो जो चीजें नुकसान हुई हैं गाड़ी में, क्या वो इंश्योरेंस के अंडर आ रही हैं या नहीं आ रही है, मतलब कवरेज उनको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि क्या बीमित व्यक्ति द्वारा उठाया गया नुकसान बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया गया है, यानी नुकसान किसी बहिष्करण बहिष्करण के अंतर्गत नहीं आता है और वारंटी का भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तो ये सारा जो है इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट है जी दावों का निपटारा। देखिए दावों का निपटारा जो है इसके लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं जिनको आपने ध्यान से समझना है। एक तो है कि इसमें ना निष्पक्षता जो है वो जरूरी होती है, ठीक है, जब दावे का निपटारा किया जाएगा। दूसरा है कि एक बीमा कंपनी के लिए दावे का शीघ्र निपटान जो करना है वो इसकी सेवाओं की दक्षता का मानदंड है। यानी कि देखिए ये नहीं है कि भाई बीमा कंपनी जो है अपने दावों की सेटलमेंट जो है, क्लेम्स की सेटलमेंट लटकाई जा रही है। अब अगर ऐसा कंपनी करेगी तो कौन ऐसी कंपनी से अपनी इंश्योरेंस करवाएगा, है ना। तो मतलब जो भी दावे का निपटान वगैरह है उसको फटाफट से निपटाओ, और जो है जो जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाई थी उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक कंपनी के पास दावा प्रसंस्करण में लगने वाले समय के बारे में आंतरिक दिशा निर्देश होते हैं जिनका उनके कर्मचारियों को पालन करना चाहिए और करते हैं, है ना। मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी को ना आईआरडीआई ने गाइडलाइंस दी होती हैं कि आपने इतने टाइम के विद इन जो है
दावा निपटान कर देना है, ठीक है ना? और वो उसके कर्मचारियों को पालन करना चाहिए। और ये जो टाइम पीरियड कहा जाता है ना, इसे टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ 30 दिन का समय दे दिया या 15 दिन का या 1 महीने का, 6 महीने का, व्हाटएवर, मतलब इस तरह से दिशा निर्देश दिए जाते हैं IRDAI के द्वारा कि भाई इतने समय में जो है दावे का निपटान हो जाना चाहिए, और इसे क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। जीवन बीमा से संबंधित दावों के मामले में बीमाकर्ता यह जांच करता है कि क्या पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, सर्वोच्च सद्भाव का पालन किया गया है, और कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य धोखाधड़ी से नहीं छिपाया गया है। तो ये सारी चीजें ना बीमाकर्ता जो है क्लेम जब देना होता है ना, तो उस टाइम पर ये सारी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं। दावे की श्रेणियां देखिए, दावों में ना सबसे पहले तो इन्होंने बताया मानक दावे। मानक दावे क्या होता है? नॉर्मली, जिसमें सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ जी ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम हो गई और इसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ या ये नुकसान हो गया, और उसका जो है उसके लिए क्लेम अप्लाई किया गया, ये तो नॉर्मल आ जाते हैं। उसके बाद है जी औसत की स्थिति या फिर औसत खंड, ठीक है? मतलब इसमें क्या है, इसमें ना एक रेंज देख ली जाती है कि औसतन इतने जो दावे हैं वो कंपनी में आ जाते हैं, तो वो औसत स्थिति वाले आ जाते हैं, है ना? उसके बाद है ईश्वरीय आपदा या फिर विनाशकारी नुकसान। देखिए, ईश्वरीय आपदा या फिर विनाशकारी नुकसान जो है ना, ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, या भूकंप आ गया, या बहुत बड़ी आग लग गई कोई, है ना? मतलब इनको ईश्वरीय आपदा की कैटेगरी में माना जाता है, और ये जो नुकसान होते हैं ना, ये बहुत बड़े नुकसान होते हैं, मतलब जिसमें इतना ज्यादा मात्रा में नुकसान हो जाता है ना, तो वो ईश्वरीय आपदा की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है बचाव, और फिर दी गई हैं वसूलियां। बचाव को ना सैल्वेज भी कहा जाता है। तो देखिए, बचाव का से आप क्या समझ सकते हैं? जैसे ना मान लीजिए कि कोई गाड़ी है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? और जो मालिक था उसका, जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, उसने बीमा कंपनी से उसका क्लेम ले लिया, ठीक है जी? तो अब उसके पास जो वो बचा हुआ सामान है ना, वो जो गाड़ी बच गई है या उसके तो किसी काम की नहीं रही, उसने तो उसका सारा पैसा ले लिया है। अब वो जो बचा हुआ है उसे क्या कहते हैं? सैल्वेज कहते हैं। और जो ये सैल्वेज होता है ना, इस पर इंश्योरेंस कंपनी का फिर अधिकार हो जाता है। मान लो जैसे आपकी गाड़ी का अगर अगला शीशा टूट गया, ठीक है, और आपने उसका क्लेम का पैसा जो था वो कंपनी से ले लिया, सपोज, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब वो जो पुराना टूटा हुआ शीशा है ना, उस पर किसका अधिकार होगा? सैल्वेज पर किसका अधिकार होगा? बीमा कर्ता का, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का उस पर अधिकार होता है, ठीक है? उसके बाद है जी वसूलियां या फिर रिकवरी। देखिए, रिकवरी अगर आपको याद है, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो है हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, है ना? यानी कि इंश्योरेंस जो है वो किन किन सिद्धांतों पे काम करती है। तो उन्हीं में जो हमारा एक प्रतिस्थापन का हमने सिद्धांत पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट एक दूसरे व्यक्ति ने किया है, क्लेम तो उस व्यक्ति ने कंपनी से ले लिया, पर अब कंपनी के पास ये अधिकार आ जाता है कि जो उसकी वसूली है वो जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस की थी उससे ले, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? तीसरे पक्ष का भुगतान कहते हैं। जैसे भारत में अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो वो कौन सी है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है ना, तृतीय पक्ष बीमा जिसे कहा जाता है। तो वो इसी कैटेगरी पर काम करते हैं, मतलब यही उसका कंसेप्ट होता है। उसके बाद है जी मध्यस्थता। देखिए, मध्यस्थता बेसिकली जो है ना, ये क्या है कि सुलह करवाने के लिए ये कंसेप्ट रखा गया है। तो यहाँ पे बताया है कि मध्यस्थता अनुबंधों से उत्पन्न विवादों को निपटाने की एक विधि है। और मध्यस्थता जो है ना, इसमें सुलह अधिनियम 1996 जो है इसके हिसाब से की जाती है। और एंड में यहाँ पे बताया गया है कि अन्य विवाद समाधान तंत्र, इसका अभी चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, क्या है कि इंश्योरेंस के बिजनेस में जो है एक है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की स्थापना की गई है 1998 में। उसका मेन काम क्या है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं ना, उनको निपटाने के लिए जो है ये एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में जो है वो करेंगे। चलिए, अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां दावों के पेशेवर निपटान के अंतर्गत
वर्गीकृत नहीं की जाएंगी। तो ऑप्शंस हैं, नुकसान के कारण से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, दावे को पूर्वाग्रह से देखना के साथ देखना, यह पता लगाना कि नुकसान किसी बीमाकृत जोखिम का परिणाम था, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रही है कि दावे के तहत देय राशि का परिमाण निर्धारित करना। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है ना वो है दावे को पूर्वाग्रह के साथ देखना। ये पेशेवर निपटान, दावे के निपटान के अंतर्गत जो है ना इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। आमतौर पर बीमा कंपनियां धोखाधड़ी या गलत बयानी के मामले में प्रीमियम नहीं रखती हैं। हालांकि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण बीमा करता पॉलिसी धारक का प्रीमियम रोक सकता है? तो प्रश्न समझ गए ना आप? आपने अब चेक करना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बीमा करता पॉलिसी धारक का प्रीमियम रोक सकता है। धोखाधड़ी वाला दावा, निर्विवादता खंड, निवारण प्रक्रिया, लोकपाल से लंबित निर्णय। तो देखिए इसमें सही उत्तर है निर्विवादता खंड, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। बीमा पॉलिसी के तहत दावे का क्या मतलब है? आपको बताना है कि बीमा पॉलिसी के अंडर दावे का मतलब क्या होता है। तो पॉलिसी धारक के दायित्वों को पूरा करने की मांग, बीमाकर्ता के दायित्वों को पूरा करने की मांग, पॉलिसी धारक द्वारा बीमाकर्ता से की गई कोई भी मांग, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए बीमा पॉलिसी में दावे का मतलब है बीमाकर्ता ने जो प्रॉमिस किया हुआ है ना उसके अपने दायित्वों को पूरा करने की मांग को ही बेसिकली दावा कहते हैं जीवन बीमा पॉलिसी में, या फिर किसी भी बीमा पॉलिसी में दावे का मतलब यही होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर आ जाएगा। किसी भी लापता व्यक्ति को कितने वर्ष बाद मृत मान लिया जाता है? देखिए अगर कोई व्यक्ति ना मिसिंग है, लापता हो गया है, तो कंपनी ना 7 वर्ष तक वेट करती है। अगर उसका कोई अता पता नहीं चलता तो उसके बाद उसे मृत मान लिया जाता है, और इन केस अगर उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 7 वर्ष बाद फिर उसके क्लेम के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। बेसिकली इसका ये मतलब है। सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के बाद दावे का निपटान करने के लिए बीमाकर्ता को अधिकतम कितना समय लगेगा? अब देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे ना वो तो जमा कर दिए हैं। अब उसके बाद बीमाकर्ता जो है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है दावे को निपटाने के लिए वो कितना अधिकतर समय जो है वो मैक्सिमम लगाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 30 दिन, और ये जो समय सीमा है ना ये IRDAI के द्वारा ही निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मेच्योरिटी क्लेम की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? देखिए यहाँ पर मेच्योरिटी क्लेम की बात की गई है, डेथ क्लेम की नहीं, है ना। मेच्योरिटी होती है तब जब अगर जिसने बीमा करवाया था पॉलिसी धारक जो है अगर वो सही है, ठीक ठाक है, कुशल है, पॉलिसी उसकी कंप्लीट हो गई है तो क्या होगा? मेच्योरिटी होगी। मेच्योरिटी क्लेम कह दिया इसमें, ठीक है ना। तो मेच्योरिटी क्लेम की प्रक्रिया जो है ना वो शुरू करता है बीमा करता है, यानी कि इंश्योरेंस एजेंसी ही शुरू करेगी। ना तो ग्राहक करेगा, ना IRDAI करेगा, ना एजेंट करेगा। वो कौन करेगा? बीमा करता यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अब है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन दावे की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अब देखिए वैसे तो हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं कि दावे का बेसिकली मतलब क्या है, दावे को का मेनली मीनिंग क्या होता है। अब प्रश्न तो ये भी वैसा ही है, पर सिर्फ क्या है इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी हुई है। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जो मैं आपको चैप्टर्स में समझाती हूँ उसे आप अच्छे से समझें, सिर्फ प्रश्नों को ना रटे। क्योंकि अगर आपने चीजें अच्छे से समझी हुई होंगी तो जितना मर्जी वो ट्विस्ट करके डाल दें आप इजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे ऑप्शंस चेक करते हैं। दावा एक अनुरोध है कि बीमाकर्ता को अनुबंध में निर्दिष्ट वादा पूरा नहीं करना चाहिए। दावा एक मांग है कि बीमाकर्ता को अनुबंध में निर्दिष्ट वादा पूरा करना चाहिए। दावा एक मांग है कि बीमा धारक को समझौते में निर्दिष्ट प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए, और दावा एक अनुरोध है कि बीमा धारक को समझौते में निर्दिष्ट वादा पूरा नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी और डी तो नॉर्मली गलत हो गए ना। जब बात दावे की हो रही है तो बीमा धारक का तो यहाँ पर प्रॉमिस आएगा ही नहीं। बीमा धारक से थोड़े ना कोई मांग करेगा, बीमा कर्ता से ही मांग करेंगे ना।
ठीक है ना। और ऑप्शन ए कह रही है कि उसे अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए, तो सही ऑप्शन कौन सी हुई? ऑप्शन बी ही हुई ना, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि बीमाकर्ता को अनुबंध में जो उसने वादा किया था वो पूरा करना है। अब क्योंकि उसकी बारी है, पहले पॉलिसी धारक जो था यानी कि बीमा धारक जो था, उसने तो अपने प्रॉमिस के हिसाब से प्रीमियम की किस्तें भरी हैं। अब अगर दावे की जरूरत पड़ गई है तो अब किसकी बारी है? बीमाकर्ता की बारी है ना। तो इसलिए दावे का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि बीमाकर्ता को अनुबंध में जो वादा किया था अब उसको उसको पूरा करना है ना। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण असाइनमेंट किया है। भाई अब यहाँ पे महेश है, उसने ना एक पॉलिसी ली है गंभीर बीमारी राइडर के साथ, और उसने अपना जो असाइनी बनाया ना वो करण को बनाया है। ठीक है। महेश को दिल का दौरा पड़ गया, ठीक है जी, और गंभीर बीमारी का राइडर की वजह से उसे कंपनी की तरफ से कितना पैसा मिला है? 50,000 रुपया दावे के रूप में, ठीक है ना। अब ये जो भुगतान है ना किसे किया जाएगा? महेश को, करण को, या फिर दोनों को साझा दे दिया जाएगा, या किसी को नहीं मिलेगा? तो भाई जो असाइनी बनाया है उसने करण, वो इसीलिए बनाया, अब मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, हॉस्पिटल में है, तो अब पैसा जो है वो असाइनी को मिल जाएगा और वो उसे दे देगा, क्योंकि उसने अपने मतलब उसको भरोसा था ना करण पे, तभी उसने उसको असाइन किया है। ठीक है ना। तो इसलिए अब ये जो दावे का रकम है वो मिल जाएगा, उसका भुगतान करण को हो जाएगा, आगे फिर वो महेश को दे देगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। प्रवीण की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज प्राकृतिक मृत्यु की तुलना में आकस्मिक मृत्यु के मामले में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज है? अब यहाँ पे ना इस प्रश्न से आप थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझो। जो ना डेथ है ना, लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम डेथ की बात करें ना, तो डेथ जो है ना वो दो कैटेगरीज की है। एक होती है दुर्घटना वाली डेथ, जिसको कि एक्सीडेंटल डेथ कह देते हैं, और दूसरी हो जाती है नेचुरल। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है ना, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो और अब आप समझ गए ना, एक होगी दुर्घटना वाली मृत्यु और एक होगी जो प्राकृतिक मृत्यु, जिसको कि नेचुरल डेथ कह दो। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ना जब डेथ के बाद डेथ क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करता है ना लाभार्थी यानी कि नॉमिनी, तो उसमें देखो क्या क्या सबमिट करना पड़ता है। उसमें दाह संस्कार का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, चिकित्सक के पास अगर गए थे तो उसका भी प्रमाण पत्र होता है, नियोक्ता मतलब जहां पे वो जॉब वगैरह कर रहा था तो उसका भी प्रमाण पत्र होता है। ये सारे तो कॉमनली है जो कि दोनों प्रकार की डेथ में सबमिट होंगे ही होंगे। पर अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो दुर्घटना वाली मृत्यु होती है ना, उसमें ना एक रिपोर्ट होती है जिसे कि जांच रिपोर्ट या फिर इंग्लिश में इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, ये भी सबमिट करनी पड़ती है। अब ये याद कैसे रखोगे, इसके लिए मैं आपको एक रीजन बताती हूँ। देखो क्या है कि जब भी कोई भी दुर्घटना होती है ना, तो वो कहाँ पे होती है? ऑलमोस्ट रोड पे। ठीक है ना। तो रोड पे ही एक्सीडेंट्स होते हैं। अब चलो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, कहीं पे भी है, मतलब अगर दुर्घटना हुई है तो दुर्घटना के मामले में क्या होगा? पुलिस आती है और पुलिस जो है ना वो डेड बॉडी को उठा के ले जाती है। अब डेड बॉडी का होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम होने के बाद जो डॉक्टर एक रिपोर्ट देता है ना, उस रिपोर्ट से जो पुलिस है एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसे जांच रिपोर्ट या फिर इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो दुर्घटना से मृत्यु हुई होती है उसी में लगाई जाती है, क्योंकि मिलती उसमें है। जो नेचुरल डेथ हुई है, प्राकृतिक तौर पे बंदा बीमार हुआ या हार्ट अटैक आया मर गया, तो उसमें तो पुलिस आएगी नहीं। जब पुलिस नहीं आएगी तो जांच रिपोर्ट नहीं होगी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको वो कोई भी कहानी सी बना के क्वेश्चन दे देंगे, फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मतलब डेथ जो है वो दुर्घटना वाली है या फिर प्राकृतिक है। प्राकृतिक में इनक्वेस्ट रिपोर्ट या फिर जांच रिपोर्ट नहीं लगेगी, पर दुर्घटना वाली मृत्यु है तो उसमें लगाई जाएगी। तो इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर जो है वो जांच रिपोर्ट यानी कि ऑप्शन डी है। नीचे दिए गए मृत्यु दावों में से कौन सा दावा समय से पहले मृत्यु दावा माना जाएगा? तो अब आपने ये यहाँ पर और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि ना जब हम पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी करवाने के
3 साल अगर कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उस दावे को तो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, नॉर्मल उसको देखेंगे, जो ऑफिसर होगा वो आएगा, जांच जूझ करेगा और क्लेम के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। पर अगर पॉलिसी करवाई किसी व्यक्ति ने और 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, 3 साल से पहले पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे जो दावे हैं उन्हें अर्ली डेथ क्लेम की कैटेगरी में रखा जाता है, या फिर उसे यहाँ पर बताया गया है पहले मृत्यु दावा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है पहले मृत्यु दावा कौन से वाला मृत्यु होगा, अगर पॉलिसी करवाने के 3 साल के अंदर अंदर डेथ हो गई है, 3 साल से पहले पहले डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो तो पहले मृत्यु दावा हो गया। पर अगर 3 साल कंप्लीट होने के बाद मृत्यु हुई है, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर 3 साल के अंदर अंदर हो जाए ना, तो वो ज्यादा जांच परख करते हैं कि कहीं भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं किसी ने क्लेम के लिए या पैसे के लिए मार तो नहीं दिया, या व्यक्ति खुद ही तो नहीं कोई धोखाधड़ी कर रहा, तो उसमें जांच ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मृत्यु दावों में से कौन सा दावा समय से पहले वाला मृत्यु दावा माना जाएगा। ठीक है, यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 3 साल के भीतर हो जाती है, यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 5 साल के भीतर हो जाती है, अगले में 7 साल है और उससे अगले में 10 साल है। अब आई थिंक आप समझ गए कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए। अब इस तरह से आपको वो चेंज करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अब इसमें तो देखो इन्होंने पहले मृत्यु दावा वाला पूछा है, अब वो मान लो आपको इस तरह से दे दें कि एक वो रख दे 3 साल के बाद वाला, और बाकी जो है वो 3 साल के अंदर अंदर का टाइम दे दें, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, है ना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से जो भिन्न है वो बताओ। तो अब आपको ये आई थिंक समझ आ गया है कि पहले मृत्यु दावा वाला कौन सा है और नॉर्मल मृत्यु दावा जो है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, शंकर ने 10 साल की यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान खरीदी। ठीक है, अगर पॉलिसी की मेच्योरिटी से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें नीचे दिए गए में से क्या भुगतान किया जाएगा। तो देखो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो है ना, ये जो है ये नॉन मतलब नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब इनमें क्या है कि ये जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंडर अगर उसने पॉलिसी खरीदी और उसके दौरान अगर उसकी मृत्यु होगी ना, तो उस व्यक्ति के नॉमिनी को क्या मिलेगा, बीमित राशि यानी कि सम एश्योर्ड या फिर फंड वैल्यू। इन दोनों में से जो भी अधिक होगा ना, वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर अभी आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया इतना, तो जब आप ये चैप्टर करोगे ना जिसमें यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होंगे, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। IRDAI पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण विनियम 2002 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावों का भुगतान या विवाद सभी प्रासंगिक कागजात और आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से डैश दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। तो अब देखिए सिंपली इन्होंने कहा गया है कि IRDAI के जो रूल्स हैं और इसका जो एक्ट दिया हुआ है 2002, इसके अनुसार अगर जो जीवन बीमा पॉलिसी है ना उसमें दावे का भुगतान करना है, सारे कागज वगैरह सबमिट कर दिए गए हैं, तो कितने दिनों के भीतर वो जो है हो जाना चाहिए। तो इसके बारे में हमने बात भी की है, ये 30 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए गए हैं, तो IRDAI ने ये कहा है कि हर एक कंपनी को ये गाइडलाइंस है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो दावे का निपटान कर दिया जाए। चलिए अब आ गया बोनस प्रश्न, ध्यान से पढ़ना है और उत्तर मुझे आपने इसका कमेंट करके बताना है, और वैसे इसका उत्तर आपको 7वें चैप्टर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। नीचे सभी लाभार्थियों द्वारा बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सामान्य मृत्यु दावे के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची दी गई है। अब यहाँ पे कौन सी मृत्यु है, सामान्य। सामान्य का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। इनमें से वह बेमेल दस्तावेज आपको चुनना है जिसे दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में ही प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब यहाँ पे बेमेल बताना है कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ कब दिया जाता है, जब मृत्यु दुर्घटना से हुई हो। ठीक है, ऑप्शंस हैं जांच रिपोर्ट, दावा प्रपत्र, दफनाने या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र और अस्पताल का प्रमाण पत्र। अब यहाँ इसमें जो सही उत्तर है वो आप लोगों ने मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है। Thanks for watching the video and best of luck.